Good morning, students. From today, we are going to start our new chapter, that is chapter 6, electromagnetic induction. We have studied the induction in our chapter 1 when we were discussing the electric field and electric charges, right? At that time, we have discussed about the induction कि जब एक चार्ज की क्लोज पेरीफेरी में एक एक चार्ज प्लेट की क्लोज पेरीफेरी में हम एक अनचार्ज प्लेट को रखते हैं तो उस पर कुछ चार्जेस जो है वो इंड्यूस हो जाते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी थी एंड दैट फिनोमिना वाज कॉल्ड एज द इंडक्शन, राइट। ये चीज़ हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं इन अवर प्रीवियस चैप्टर्स। सो यहाँ पर भी हम इंडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कितना चेंज होगा और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना चेंज होगा और किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस होगी, उसका इंडक्शन होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, राइट। सबसे पहले इंडक्शन समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो अभी मैंने यूज़ की, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। So we should know that what do we mean by the electric flux as well as the magnetic flux. हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार रिवीजन पर्पस के लिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में शॉर्ट में। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज डिनोटेड बाय फाई ई और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको आप सिंपली फाई से या फाई बी से डिनोट कर सकते हो, राइट। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये जो ई और बी है वो सबस्क्रिप्ट में लिखाएंगे, थोड़ा सा नीचे लिखाएंगे, राइट। हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस कर चुके थे कि सपोज आई हैव कंसिडर्ड अ प्लेट। मैंने एक प्लेट कंसिडर की और इस प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी उसको मैं बोलूंगा द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस, राइट। So when number of lines passes perpendicular to the plane sheet or any surface, then that is called as the electric flux associated with the surface. अगर हम फ्लक्स के फॉर्मूले की बात करें तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाता है E dot S, where E is the intensity of electric field and S is the surface area of the plate that I am talking about, right? So this will be the formula of the electric flux, जो चीज़ हम already previous chapter में discuss कर चुके हैं। Now magnetic flux is new to us, right? So जैसे हमने electric flux पढ़ा कि किसी surface के perpendicular जितनी electric lines of force पास होंगी उसको हम बोलेंगे electric flux associated with the surface. So similarly मैंने यहाँ पर भी एक surface consider की। The only difference is that यहाँ पर जो lines पास हो रही थी वो electric lines of force थी और यहां पर जो लाइंस पास हो रही है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, राइट। जब किसी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होती हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। सिंपल सी चीज, व्हेन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passes perpendicular to the surface then that is called the electric flux, phi E is equals to E dot S. सेम चीज मैग्नेटिक फ्लक्स, जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास हों किसी सरफेस के तो उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय फाई बी। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे E है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर उसी का जस्ट उल्टा B आ जाएगा, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। वहां पर सरफेस एरिया जिसको हम S से डिनोट कर रहे थे, यहाँ पर हमने सरफेस एरिया को A से डिनोट कर दिया तो आपके पास फॉर्मूला आ गया फाई B इज इक्वल्स टू B डॉट A, where capital B is the intensity of magnetic field and A is the surface area of the plate that I am talking about, right? आपको पता है कि जब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो you have to write cos theta here. Similarly यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास ES cos theta. So I hope this must be clear to all of you that what do we mean by the magnetic flux. वो चीज़ क्लियर होगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स या फाई जो है वो क्या होता है, राइट। जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है वैसे ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी होती हैं जो कि हम मैग्नेट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, बट सिंस इट इज ओमिटेड सो यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिस्कस करना पड़ा, राइट। अदरवाइज ये टॉपिक है वो डिटेल में हम वहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। नाउ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड फेराडे ने कुछ लॉज दिए थे. बेसिकली देयर वर टू लॉज दैट वर गिवन बाय द साइंटिस्ट फेराडे. So Faraday has given two laws to explain the electromagnetic induction. Faraday's laws of electromagnetic induction. So Faraday ने वो कौन से दो लॉज दिए थे उनके बारे में डिटेल में समझेंगे. जो फेराडे का फर्स्ट लॉ अगर हम समझें, सो आपने ऑर्स्टेड का जो एक्सपेरिमेंट है वो हमने देखा था कि जब भी एक चार्ज्ड कंडक्टर मैंने लिया, राइट, आई हैव टेकन अ चार्ज कंडक्टर, और उस चार्ज कंडक्टर को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया. जैसे ही मैं, और इसके पास में मैंने एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया, राइट. तो जब मैंने इसके पास में एक मैग्नेटिक कंपास रखा है, जब मैं इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लो करवाऊंगा तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक नीडल है, उसमें मुझे डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, राइट. सो व्हेन अ करंट इज मेड थ्रू द वायर, देन द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, राइट. ये चीज हमको क्लियर है. ये चीज हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी डिस्कस की है, ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट. तो जब भी इस वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो हमको मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन मिलेगा. और अगर मैं यहाँ से टर्मिनल्स चेंज कर दूं, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव कर दूं, तो ये जो डिफ्लेक्शन है उसका जो डायरेक्शन है वो भी इन्वर्ट हो जाएगा, राइट. तो इसका मतलब हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो रही है, राइट. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड. सो इसी थॉट से इंस्पायर होकर फेराडे ने सोचा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है, एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण आपको मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो इसी का जस्ट उल्टा भी पॉसिबल होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती हो, राइट. और इसी थॉट से इंस्पायर होकर उन्होंने बेसिकली दो एक्सपेरिमेंट्स किए. वो क्या एक्सपेरिमेंट्स थे वो समझते हैं. So here we are discussing experiment 1, right? So Faraday के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कॉपर की कॉइल ली. He has taken a coil, कॉपर कॉइल, और उस कॉपर कॉइल में उन्होंने गैल्वेनोमीटर जो है वो अटैच कर दिया, राइट. तो एक कॉपर कॉइल ली, उसमें गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया, और इसके पास उन्होंने एक हॉर्सशू मैग्नेट को प्लेस कर दिया लाइक दिस, राइट. अब उन्होंने क्या किया कि इस मैग्नेट को मूव किया. तो जब इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस कॉइल की तरफ आता तो उनको यहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलता. सिमिलरली अगर जो मैग्नेट है वो रेस्ट में हो जाता तो उस समय उनको गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन मिलता, या नल पॉइंट पर मतलब जीरो पर रीडिंग आती, राइट. फिर जब वो इस एन को दूर लेकर जाते तो ये जो डिफ्लेक्शन है वो अपोजिट साइड में हो जाता. तो ये चीज उन्होंने देखी बाय द कॉपर वायर. अब उन्होंने जस्ट क्या किया, ये जो पोल्स हैं उनको इन्वर्ट कर दिया, मतलब यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल लगा दिया. सेम चीज उन्होंने साउथ पोल के साथ भी करके देखी. साउथ पोल को जब पास में लेकर जाते तो उनको एक साइड डिफ्लेक्शन मिलता, जब मैग्नेट रेस्ट में होता तो उनको जीरो डिफ्लेक्शन मिलता, और जब उसको दूर लेकर जाते तो उनको अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो डिफ्लेक्शन उन्होंने ऑब्जर्व किया. तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने ऑब्जर्व किया, और यहां से उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जब किसी सरफेस से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जैसे जैसे आप मैग्नेट को मूव करोगे तो सिंस मैग्नेट मूव हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उस सरफेस से एसोसिएटेड वो भी चेंज होगा. तो जब किसी सरफेस से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके कारण एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है इन द सर्किट, राइट. और जब ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है सर्किट में तो उस ईएमएफ के कारण एक करंट फ्लो होता है, एंड दैट करंट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो करंट फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंट का जो फ्लो है वो
अपोजिट होता है एज कंपेयर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मेन करंट। जो मेन करंट का डायरेक्शन का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका जो इंड्यूस करंट है वो फ्लो होगा। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उस सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, He has taken two coils। उस सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो कॉइल्स ली, पहली वाली प्राइमरी कॉइल एंड द सेकेंड वन इज द सेकेंडरी कॉइल। एक प्राइमरी कॉइल ली और एक सेकेंडरी कॉइल ली, इस तरीके से कि ये जो प्राइमरी कॉइल थी वो बड़ी थी एज कंपेयर टू द सेकेंडरी कॉइल। दिस इज द प्राइमरी कॉइल दैट आई हैव मेड हियर, और जस्ट थोड़ी सी छोटी उन्होंने एक सेकेंडरी कॉइल ली, और इस तरीके से ली ये सेकेंडरी कॉइल की ये जो सेकेंडरी कॉइल है वो इजीली इस प्राइमरी के कॉइल के अंदर इंसर्ट की जा सके। तो ये जो सेकेंडरी कॉइल थी इसका साइज इस तरीके से रखा गया कि ये प्राइमरी कॉइल के अंदर इजीली इंसर्ट की जा सके और उसको इजीली रिमूव किया जा सके इस प्राइमरी कॉइल में से, राइट। अब क्या किया, इस प्राइमरी कॉइल के साथ उन्होंने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ की। एक की हेल्प से इसके साथ उन्होंने एक बैटरी को अटैच कर दिया, और इस सेकेंडरी कॉइल में उन्होंने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, राइट। अब जब प्राइमरी कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है लेकिन सेकेंडरी कॉइल में से करंट फ्लो नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कोई भी सोर्स नहीं लगाया है, राइट। अब उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो इस प्राइमरी कॉइल को इस सेकेंडरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल के अंदर लेकर जाते तो उनको इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलता, राइट। और जब आप उसको बाहर लेकर आते तब भी उनको इसमें डिफ्लेक्शन मिल रहा था। तो यहाँ से उन्होंने ये चीज कंक्लूड की, यहाँ पर भी बेसिकली हो वही चीज रही है जो यहाँ पे हो रही थी। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एक चीज कंक्लूड की कि जब भी किसी सरफेस से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और उस ईएमएफ के कारण एक करंट फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट, राइट। इंड्यूस्ड करंट की जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द मेन करंट। ऑल्सो इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द मेन करंट। सो ये चीजें उन्होंने कंक्लूड की, एंड दीज विद द हेल्प ऑफ दीज टू एक्सपेरिमेंट्स, and this was called as the Faraday's first law of electromagnetic induction, which was a very important topic in the case of electromagnetic induction. So simply आप इसको define कर सकते हो that when the magnetic flux associated with the surface changes, then an EMF is induced in the circuit, and due to this EMF an induced current will flow through the circuit, right? This was basically the Faraday's first law. अब जैसे हमने फेराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ा वैसे ही फेराडे ने एक और लॉ दिया था दैट वाज फेराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो व्हाट वाज फेराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो भी समझते हैं। फेराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब फेराडे के फर्स्ट लॉ में तो उन्होंने बता दिया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है, और सेकेंड लॉ में उन्होंने इसी के बीच में रिलेशन बता दिया कि किस तरीके से जो फ्लक्स है वो चेंज इन ईएमएफ के से रिलेट करता है और ये दोनों चीजें आपस में कैसे रिलेटेड हैं। सो फेराडे का सेकेंड लॉ ये बोलता है दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मतलब जैसे जैसे किसी सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होता जाएगा वैसे वैसे जो ईएमएफ है वो भी चेंज होगा। मतलब अगर ऑब्वियसली बात है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज्यादा तो ईएमएफ इंड्यूस भी ज्यादा, और अगर फ्लक्स कम तो ईएमएफ इंड्यूस भी कम, राइट। सो इस तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे फ्लक्स और ईएमएफ जो है वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। सो सिंपल सी चीज, फ्लक्स ज्यादा तो ईएमएफ भी ज्यादा। सो यहीं से हम ये बोल सकते हैं दैट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और यही बोलता है आपका फेराडे का सेकेंड लॉ। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कि अगर किसी सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स
ज़्यादा जल्दी चेंज हो रहा है, उसका रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है, तो उसका ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो भी ज़्यादा होगा, मतलब इंड्यूस करंट भी ज़्यादा होगा। और इसी का जस्ट उल्टा, अगर फ्लक्स धीरे धीरे चेंज हो रहा है तो ईएमएफ भी कम और इंड्यूस करंट भी कम। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं चेंज इन फ्लक्स, तो चेंज इन फ्लक्स मतलब क्या? पहले आपको पता है चेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके। हमने मान लिया पहले कुछ फ्लक्स रहा होगा φ1, बाद में कुछ और फ्लक्स हो गया φ2, और दोनों में हमने चेंज कैसे कैलकुलेट किया, φ2 माइनस φ1। अच्छा, वन थिंग हैज टू बी मेंशन्ड हियर कि यहाँ पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, राइट, जो कि फेराडे का फर्स्ट लॉ था कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होता है। सो यहाँ पे हम जहां जहां पे फाई लिखेंगे तो वहां पे फाई का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमने लिख दिया φ2 माइनस φ1 अपॉन में। अब जब रेट की बात कर रहे हैं तो नीचे जो है वो टी आ जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि हमेशा हम किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज ऑफ अगर बोलते हैं तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं। ईएमएफ को मैंने ई से डिनोट कर दिया, सो आई हैव रिटन ई हियर। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो आई हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट हियर, एंड दैट कांस्टेंट इज k. So I have written φ2 minus φ1 upon में t, right? Also one thing has to be mentioned here कि यहाँ पे हम जो k लेंगे, मतलब जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेंगे, वो पॉजिटिव नहीं लेते हुए हम नेगेटिव लेंगे। क्यों नेगेटिव लेंगे? क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के। मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो इंड्यूस करंट है उसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ द मेन करंट। दैट्स व्हाई यहाँ पर जो k है दैट हैज टू बी टेकन नेगेटिव, और ये नेगेटिव हमको यही चीज बता रहा है दैट द डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मेन करंट, और दैट द डायरेक्शन इज अपोजिट टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ऐसा ही सिस्टम में इस k की वैल्यू होती है 1। सो जब हमने k की वैल्यू 1 पुट कर दी, सो आई विल गेट E इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ φ2 माइनस φ1 अपॉन में t, और यू विल सिंपली गेट φ1 माइनस φ2 अपॉन में t। दिस विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। और इसको आप सिंपली ओके, प्रोपोर्शनलिटी नहीं आएगा, इक्वल टू आएगा, यहाँ पर भी इक्वल टू आएगा, और इसको आप सिंपली ऐसा लिख सकते हो दैट E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी। हम ऐसा, मतलब इस स्टेप के बाद हम इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द न्यूमेरिकल दैट इज बीइंग आस्क्ड टू यू। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है उस पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे लिख रहे हैं, राइट। सो आज हमने पढ़े फेराडे के 2 लॉज दैट आर रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन दिस चैप्टर, क्योंकि जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो इन्हीं 2 लॉज पर बेस्ड है, राइट। सो आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, सो वन क्वेश्चन इज बीइंग गिवन टू अस हियर, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ साइज। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका साइज आपको दिया हुआ है, मतलब उसके डायमेंशंस आपको दिए हुए हैं। तो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है, मतलब हमको उसका बेसिकली एरिया दिया हुआ है। आपको पता है जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वी विल गेट 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल्सो एक चीज़ आपको पता है कि जो लेंथ है उसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। सो यहाँ पे आपको इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड यू विल गेट 60 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, राइट। इसको ऐसे समझते हैं, इस 6 सेंटीमीटर को आपने कन्वर्ट किया, तो 6 सेंटीमीटर को आपने जब आप कन्वर्ट किया तो इट विल बी 6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ऑल्सो आपने इस 10 को कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। यहाँ पे मीटर स्क्वायर लगा दिया, इट विल बी 60 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट आफ्टर कन्वर्जन। ऑल्सो एक चीज बोली है आपको दैट जो रेक्टेंगुलर कॉइल है is placed perpendicular to the magnetic field of 0.5 टेस्ला। सो जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी जो रेक्टेंगुलर कॉइल है
वो प्लेस्ड है और आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी दी हुई है 0.5 टेस्ला। टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जब रेक्टेंगुलर प्लेट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस्ड है, सो द एंगल बिटवीन द रेक्टेंगुलर प्लेट and the magnetic lines of force that are passing through the rectangular plate, that will be theta is equals to 0 degree, right? क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्योंकि जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड के, इसीलिए जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी विद द मैग्नेटिक विद द कॉइल, राइट? और तो हमारे पास अब फॉर्मूला है, वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स phi b इज इक्वल्स टू b डॉट a, और आपको पता है जब यहां से डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो वी हैव टू ऐड cos थीटा हियर। सो हमारे पास फॉर्मूला आ गया phi b इज इक्वल्स टू b a cos थीटा। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, वी विल गेट phi b इज इक्वल्स टू b के लिए हमने लिख दिया 0.5 इंटू a इज द एरिया, एरिया के लिए हमने लिख दिया 60 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1, सो आई हैव रिटन 1 हियर डायरेक्टली। बस इसको सॉल्व कर लेंगे एंड वी विल गेट अवर आंसर। यहाँ से डिवाइड किया तो 10, 0 से 0 कैंसिल, 6 5 जा 30 इंटू 10 टू द पावर -4, राइट? सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ phi b। अगर हम फ्लक्स की एसआई यूनिट की बात करें तो जो फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है वो होती है वेबर, राइट? सो द डायरेक्शन, द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। सो वी विल गेट phi b इज इक्वल्स टू 30 इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर। सो आई होप इट माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Let us solve one more numerical that is based on this electromagnetic induction only. Now one more question is being given to us here. A coil of area 5 centimeter square has 10 turns. आपके पास एक coil है जिसमें कि 10 turns हैं, right? मतलब 10 जो है वो number of turns हैं, और जो area आपको given है that is 5 centimeter square. It is in the centimeter, so I have to convert it in meter square. So इस 5 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ, इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, राइट? सो जब हमने इस एरिया को मीटर में कन्वर्ट किया, सो आई हैव गॉट 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ऑल्सो आपके पास इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द नॉर्मल टू द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू आपके पास गिवन है 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। मतलब थीटा की वैल्यू क्या यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, हमको मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, दैट इज phi b की वैल्यू निकालनी है। नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कितने दिए हुए हैं 10, सो आई हैव रिटन n इज इक्वल्स टू 10 हियर। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी भी हमको गिवन है 1.2 Tesla. So the intensity of the magnetic field is also being given to us here, that is T is equals to 1.2 Tesla. So जो चीज़ें हमको given है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है phi is equals to BA cos theta for 1 turn। जब यहाँ पर n number of turns हैं कॉइल में तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा n, that is n is representing the number of turns in the coil, right? सो अब हमारे पास जो जो वैल्यूज हैं वो सारी चीजें हम लोग पुट कर देते हैं। सो वी हैव गॉट n की वैल्यू 10, v की वैल्यू 1.2, एरिया हमारे पास है 5 इंटू 10 टू द पावर -4। ऑल्सो थीटा की वैल्यू आपके पास है 60 डिग्री, सो हैव रिटन cos 60। एंड आपको पता है स्टूडेंट्स जो cos 60 होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2, राइट? सो इसकी वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पर 1/2। 1.2 से डेसिमल कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आई विल गेट 2 6 जा 12, 6 5 जा 30, 30 इंटू 10 टू द पावर -4, राइट? वेबर। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज एसोसिएटेड विद द सरफेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, 30 इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर।
That will be the answer. So I think it must be clear to all of you. The Faraday's law of electromagnetic induction, as well as kuch numericals that are based on that flux, right? So that's all for today's class, students. In our next class, we will study the further topics. Thank you.